जय हिंद। MBGS एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव करेंगे और सबसे VVI ऑब्जेक्टिव है 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा। मान लीजिए ये समतल कोई दर्पण है। अब ये समतल दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण लंबवत आती है। अगर वो लंबवत आती है तो रिटर्न भी उसी रास्ते पे हो जाएगा, यानी कि परावर्तित किरण इसके बीच में कोई भी एंगल यहाँ पे नहीं बनेगा। तो कोई एंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या, कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ऑप्शन कितना होगा, डी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। नंबर 3 क्वेश्चन, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज कैसी होगी। मान लीजिए कोई समतल दर्पण ये है, तो जिस नेचर का स्वभाव, जिस नेचर का प्रकाश आएगी उसी नेचर का भी रिटर्न हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं अगर वो अभिसारी किरण पुंज है तो ऑटोमेटिक परावर्तित भी जो होगी वो अभिसारी किरण पुंज होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अगर कोई समतल दर्पण है तो अगर वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है, तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, काल्पनिक। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर बोलता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान कितना होगा। मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है। अब यहाँ पे वस्तु हम रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो समतल दर्पण में क्या होता है, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर, तो U बराबर V। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर -V बटे U। तो -V हो गया। अब U के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, V लिख सकते हैं। अब वस्तु का दूरी किधर है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या होती है, माइनस होती है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो क्या हो गया, V बीच में कट गया, 1 हो गया। तो 1 हो गया +1। ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनती है। तो प्रकाश अगर ये है, इसके सामने कोई वस्तु का रुकावट हम रख दें तो उसका क्या बनता है, छाया बनता है। छाया भी या तो उपछाया, तो ऑप्शन दोनों भी हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा, डी नंबर, ए और बी दोनों। अगला 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश के स्रोत के सामने एक गेंद को रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। तो अगर कोई प्रकाश का स्रोत है, इसके सामने हम गेंद रख दें तो इधर क्या बनेगा, एक छाया बनेगा। लेकिन वो छाया कैसा होगा, गोलाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाई, चक्कर होगा। तो गेंद की देखिए तो उस हिसाब से वृत्ताकार सही होगा। ठीक है, 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन बोल रहे हैं, प्रकाश एक रूप है। तो प्रकाश एक रूप क्या है, तो प्रकाश एक रूप जो है ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है। 9 नंबर सवाल, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है। अब मान लीजिए कोई प्रकाश यहाँ से जा रही है और इस मीडियम में एंट्री कर दिया, तो यहाँ पे कण है, तो कण में जाएगा तो क्या कर सकता है, गर्म भी कर सकता है, वहां पे प्रकाश भी डाल सकता है, या फिर माध्यम के कणों में गति भी प्रदान कर सकता है। इसमें क्या कर सकता है, गति भी प्रदान कर सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां बोल रहा है, प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण क्या है, तो प्रकाश किरण जो है तो प्रकाश का एक बिंदु पथ है। प्रकाश का एक बिंदु पथ है। अगला क्वेश्चन, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो मान लीजिए किरण बहुत मिला दीजिए, इस तरह किरण और सारे को मिला दीजिए, क्या बोलेंगे हम लोग, किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूर्य से आने वाला, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? एक दूसरे के समांतर। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरण कौन सी रेखा में गमन करती है? जैसे कि प्रकाश ये है, तो प्रकाश की लाइट आ रही है। अब मान लीजिए कोई यहाँ टेढ़ा सा कोई पाइप हम रख दें, अब इसमें एंट्री कराएंगे लाइट को, तो यहाँ लाइट मुझे नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब वहाँ हम सीधा वस्तु रख रहे हैं, पाइप सीधा ले रहे हैं, तो इसमें प्रकाश जब एंट्री कराएंगे तो मुझे लाइट दिख जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश जो गति करेगी वो सीधी रेखा में गति करेगी। ठीक है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? पर आपतन कोण या परावर्तन कोण, यहाँ पे कौन होगा? क्या बराबर होती है? या फिर परावर्तन कोण या फिर अपवर्तन कोण क्या बराबर होती है? इनमें से कोई नहीं। या फिर आपतन कोण या विचलन कोण क्या बराबर होती है? तो परावर्तन का नियम में क्या होती है? मान लीजिए ये लंब है, प्रकाश आई यहाँ से परावर्तित इधर हो गया, इधर से आई और इधर से परावर्तित होगी, यहाँ पे एंगल बनाएगा इन दोनों के बीच, आई और आर दोनों के बीच में जो एंगल होगा आपतन ही, और ये परावर्तन कोण का एंगल होगा, तो दोनों आपस में क्या होती है? बराबर। ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल वहीं सबसे अधिक होगी जहां जिसकी घनत्व सबसे कम हो। तो कांच का भी घनत्व अधिक है, लोहा का भी अधिक है, पानी का भी अधिक है। सबसे घनत्व किसका कम दिख रहा? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वो अवतल दर्पण है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अवतल दर्पण में f का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो माइनस होती है। तो फॉर्मूला आता है f = r/2। आप देखिए f का वैल्यू रख दीजिए -20 बराबर r/2। तो r बराबर कितना आ गया? -20 गुना 2 = -40। तो 40 कहाँ दिख रहा? तो यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसी निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर है। तो यानी वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर, लेकिन कौन सी दर्पण है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या होती है? वक्रता त्रिज्या में क्या होती है? यहाँ पे प्लस होती है। बराबर क्या हो जाएगा? r/2, यानी 32/2 बराबर कितना आ गया? 16। तो प्लस आ गया, प्लस में होती है, तो प्लस कौन होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? अब कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का यदि निचला भाग टूट जाए तो इसमें क्या होगी? तो इसमें ये होगी, सीधा बनेगा प्रतिबिंब या तो आधा बनेगा, या फिर कम तीव्रता होगी। तो इसमें जो लाइट जाएगी तो उसमें वो तीव्रता उसमें कम हो जाएगी। ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो होती है वो सीधा होती है। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के पर चलती चींटी के प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति किधर जाए? मान लीजिए उसकी गति किधर होगी? अब कोई अवतल दर्पण है, अभी अवतल दर्पण की मान लीजिए फोकस है, ये ध्रुव है। अब अवतल दर्पण अब में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तो सीधा तभी। इसका मतलब फोकस से गति करेगा और ध्रुव की ओर जाएगा, यानी कि कह सकते हैं फोकस से वक्रता की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर। तो फोकस से क्या होगा? ध्रुव की ओर। ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु कहाँ रहना चाहिए? अब अवतल दर्पण ये है, अवतल दर्पण में ये फोकस है और ये ध्रुव है, इनके बीच यदि वस्तु रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो बनेगा बड़ा भी बनेगा और आभासी बनेगा, बड़ा भी बनेगा और आभासी और सीधा भी बनेगा, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच। तो ध्रुव और फोकस के बीच,
तो ध्रुव और फोकस के बीच कहाँ दिख रहा, ये दर्पण के ध्रुव और तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन कौन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण, इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण में अगर वस्तु हम फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या होगी, सीधा बनेगी और बड़ा रहेगी, तो जिससे क्या दाढ़ी के छोटे छोटे भाग दिख जाता है, इसलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सी दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। तो नाक कान वाले छोटे पार्ट की इसमें इसको हमको बड़ा साइज करके देखना है उसके अंदर की, तो देखने के लिए सबसे बड़ा साइज जो इस्तेमाल किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो नेगेटिव में फोकस किसका, एफ का वैल्यू किसका नेगेटिव में होती है, तो वो होती है अवतल दर्पण का। किसका होती है, अवतल दर्पण का। अवतल कहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अब ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में आर का वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी होती है, जिसको हम 1/0 भी लिख सकते हैं। तो एफ का मान क्या होगा, r/2 बराबर आर का वैल्यू 1/0/2। कैलकुलेशन करिएगा जिसका वैल्यू कितना आएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। ऑप्शन कौन सही होगा, ए नंबर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है कैसा होती है, वो अवतल की तरह होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।